नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिमाग के अंधेरे कोनों तक पहुँचती है। अगर आपको सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की पुरानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की इमारत किसी बूढ़े दरबान की तरह खड़ी थी, जो वक्त के हर थपेड़े को सहकर भी अपनी जगह से हिलने को तैयार ना हो। ये इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। ऊंची छतें, लटकते हुए झाड़ फानूस और लकड़ी का वो पुराना फर्श जो हर कदम पर चरमराता था। आरव के लिए ये जगह स्वर्ग थी। वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसके छोटे से शोरगुल वाले किराए के कमरे में पढ़ाई करना नामुमकिन था। पिछले 6 महीनों से लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल का सबसे आखिरी कोना उसका दूसरा घर बन गया था। ये कोना रेयर बुक सेक्शन के पास था, जहाँ शायद ही कोई आता जाता था। वहाँ एक अजीब सी भारी खामोशी रहती थी जो आरव को अपनी पढ़ाई में डूबने में मदद करती थी। दिसंबर की वो रात कुछ ज़्यादा ही सर्द थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी बूंदें लाइब्रेरी की ऊंची खिड़कियों पर लगातार बज रही थी। घड़ी में रात के 8:45 बज चुके थे। नियम के अनुसार लाइब्रेरी 9 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन पुराने लाइब्रेरियन मिस्टर डिसूजा आरव को अच्छी तरह जानते थे। वे अक्सर उसे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे देते थे। आरव अपनी इतिहास की किताब में डूबा हुआ था। उसके टेबल लैंप की पीली रोशनी सिर्फ उसकी किताब और उसके हाथों तक सीमित थी। बाकी का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइब्रेरी में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की सांसें भी सुनाई दे रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज़ उसके ठीक पीछे वाली किताबों की अलमारी रॉ 42 से आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक भारी किताब को शेल्फ से बाहर निकाला और फिर वापस रख दिया हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धूल से भरी हुई लंबी लंबी अलमारियाँ जो अंधेरे में काली दीवारों जैसी लग रही थी। शायद कोई चूहा होगा, उसने खुद को समझाया और वापस अपनी किताब की ओर मुड़ गया। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाज़ें आम बात थी। लकड़ी सिकुड़ती है, हवा चलती है, चूहे दौड़ते हैं, लेकिन उस आवाज़ में कुछ अलग था। वो लकड़ी के चरमराने की आवाज़ नहीं थी, वो किसी चीज़ के रगड़ने की आवाज़ थी। 5 मिनट और बीते। आरव का ध्यान फिर से पढ़ाई में लग गया। जब उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है, उसके पैरों के पास एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, जैसे किसी ने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींच ली। डिसूजा साहब ने शायद कोई खिड़की खुली छोड़ दी है, उसने बड़बड़ाया। उसने घड़ी देखी, 8:55 हो चुके थे। अब उसे निकलना चाहिए। वो अपनी किताबें समेटने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी मेज के कोने पर पड़ी। वहाँ उसकी पानी की बोतल के पास धूल की एक पतली परत पर कुछ निशान थे। आरव की उंगलियां ठहर गई। वो यहाँ पिछले 4 घंटों से बैठा था। उसने उस जगह को कई बार हाथ लगाया होगा, लेकिन वो निशान, वो उंगलियों के निशान लग रहे थे। छोटी पतले उंगलियों के निशान, जैसे किसी बच्चे ने वहाँ हाथ रखा हो। उसका दिल का एक धड़कन चूक गया। उसने इधर उधर देखा। पूरा हॉल खाली था। डिसूजा साहब नीचे अपने कैबिन में होंगे। यहाँ ऊपर कोई बच्चा कैसे आ सकता है, और अगर आया भी तो आरव को क्यों नहीं पता चला। उसने अपने हाथ से उन निशानों को पोंछ दिया। तू ज़्यादा सोच रहा है आरव, थकान हो रही है तुझे, उसने मन ही मन में कहा। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने के लिए मुख्य गलियारे की ओर बढ़ा। सीढ़ियों से उतरते वक्त लकड़ी की सीढ़ियाँ उसके जूतों के नीचे कराह रही थी। दूसरी मंजिल पूरी तरह अंधेरे में थी। सिर्फ बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिसने लंबी लंबी परछाइयाँ फर्श पर रेंग रही हो। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि रिसेप्शन डेस्क खाली था। मिस्टर डिसूजा वहाँ नहीं थे। मिस्टर डिसूजा,
आरव ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ लाइब्रेरी के खाली हॉल में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। अजीब बात थी, डिसूजा साहब कभी भी लाइब्रेरी खुली छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, खासकर जब आरव अंदर हो। आरव मुख्य दरवाजे की तरफ गया। उसने हैंडल घुमाया। दरवाज़ा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया। मिस्टर डिसूजा, मैं अंदर हूँ सर। बाहर बारिश का शोर इतना तेज़ था कि उसकी आवाज़ शायद ही कोई सुन पाता। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क बार गायब थे। लाइब्रेरी की मोटी पत्थर की दीवारें अक्सर सिग्नल रोक देती थी, लेकिन आज तो नो सर्विस लिखा आ रहा था। उसने घड़ी देखी। 9:10 बज चुके थे। डिसूजा साहब उसे भूल कर चले गए थे। ये कैसे हो सकता है? वो हमेशा जाने से पहले ऊपर चेक करने आते थे। आरव ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, पैनिक मत करो। सिक्योरिटी गार्ड बाहर राउंड पर होगा, वो मुझे देख लेगा। वो रिसेप्शन के पास वाली खिड़की के पास गया और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा और बारिश इतनी ज़्यादा थी, उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बीते, 20 मिनट, कोई नहीं आया। लाइब्रेरी के अंदर का अंधेरा अब और गहरा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लाइब्रेरी अब वो नहीं है जो दिन में होती है। रात के साए में ये इमारत कुछ और ही बन गई थी। तभी उसे आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज़ ऊपर से आई थी, तीसरी मंजिल से, उसी जगह से जहां वो पढ़ रहा था। ये आवाज़ किसी के चलने की नहीं थी। ये आवाज़ थी किताबों को अलमारी से बाहर खींचने की। एक के बाद एक किताबें खींची ही जा रही थी। आरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर डिसूजा साहब चले गए हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद है तो ऊपर कौन है? कौन है वहाँ? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर का कंपन साफ था। आवाज़ रुक गई, एकदम सन्नाटा। फिर लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई तीसरी मंजिल की गैलरी में जल रहा था। कदम भारी नहीं थे, बल्कि बहुत हल्के थे, लेकिन सन्नाटे में वो साफ सुनाई दे रहे थे। वे कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। आरव का गला सूख गया। क्या कोई चोर है या कोई छात्र छूट गया है? हेलो, कोई है? उसने फिर से पूछा। कदमों की आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर आकर रुक गई। आरव नीचे हॉल में खड़ा ऊपर की ओर देख रहा था, लेकिन खुप अंधेरे के कारण उसे सीढ़ियों के ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे बस महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ खड़ा है, कोई उसे अंधेरे में से घूर रहा है। आरव के पास 2 रास्ते थे। या तो वो यहीं से नीचे किसी कोने में छिपकर सुबह होने का इंतज़ार करे, या ऊपर जाकर देखे कि कौन है। तर्क ने कहा कि छिप जाना बेहतर है, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। और अगर कोई चोर हुआ तो उसे गार्ड को बुलाने के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। लैंडलाइन फ़ोन रिसेप्शन पर था, लेकिन वो डेड पड़ा था। उसने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर अंधेरे को चीरती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। मैं ऊपर आ रहा हूँ, आरव ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। हालांकि वो खुद डरा हुआ था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध आई। ये पुरानी किताबों की गंध नहीं थी, ये कुछ सड़ने जैसी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और बासी फूलों की मिलीजुली बदबू। वो तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। जब उसने टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली जहां उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ और था। रेयर बुक सेक्शन वाली पास की ज़मीन पर किताबें बिखरी पड़ी थी। कम से कम 50-60 किताबें शेल्फ से बाहर निकालकर फर्श पर फेंकी गई थी। और अजीब बात यह थी कि वे सभी खुली हुई थी और एक कतार में रखी थी, जैसे कोई उन्हें किसी खास क्रम में सजा रहा हो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पास जाकर देखा, वे सारी किताबें स्थानीय इतिहास और लोक कथाओं की थी। उसने एक किताब उठाई। वो एक पन्ने पर खुली थी, जिस पर लाइब्रेरी की ही पुरानी तस्वीरें थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 1924। तभी उसे एक और चीज़ दिखाई दी।
उन खुली किताबों के पन्नों पर केले निशान थे, पानी के नहीं, कीचड़ के, छोटी छोटी उंगलियों के निशान, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मेज पर देखे थे। ये मजाक नहीं है, आरव बुदबुदाया। यहाँ कोई है? अचानक उसके पीछे एक किताब जोर से गिरी। आरव उछल पड़ा और पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी घूमी। उसने देखा कि रेयर बुक्स वाले कमरे का दरवाज़ा, जो हमेशा ताला लगा रहता है और जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, वो आधा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा लोहे की ही जाली का बना था। उसके अंदर से खूब अंधेरा झांक रहा था। आरव जानता था कि उस कमरे में बहुत पुरानी पांडुलिपियाँ रखी है। डिसूजा साहब कहते थे कि वहाँ की हवा जहरीली हो सकती है, क्योंकि पुरानी किताबों में फफूंद होती है, इसलिए वो हमेशा बंद रहता था। लेकिन आज वो खुला था और उस सड़ने वाली गंध का स्रोत वहीं कमरा ही लग रहा था। आरव ने ना चाहते हुए भी अपने कदम उस तरफ बढ़ाए। उसे लग रहा था कि कोई उस कमरे के अंदर गया है, शायद कोई जानवर, बिल्ली। वो दरवाजे के पास पहुंचा और टॉर्च अंदर चमकाई। कमरा बहुत बड़ा था और अलमारियां छत तक ऊंची थी। हर तरफ धूल के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ दशकों से कोई नहीं आया। कोई है? उसने फिर से पूछा। जवाब में एक फुसफुसाहट आई, जिसमें मदद की आवाज़ लग रही थी। आवाज़ बहुत धीमी थी, किसी लड़की की तरह। वो दर्द में लग रही थी। आरव का डर थोड़ा कम हुआ और चिंता बढ़ गई। कौन है? आप ठीक हैं? वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कमरे के बीच में कदम रखा, पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। आरव झट से मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। इसने हैंडल खींचा, वो जाम था। नहीं नहीं नहीं, उसने जाली को पीटा। खोलो इसे, कौन है बाहर? बाहर के अंधेरे गलियारे में उसे फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। आरव ने अपनी टॉर्च जाली से बाहर चमकाई। उसने देखा कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में ताज़े पैरों के निशान बन रहे थे, नंगे पैरों के निशान। ये दरवाजे से दूर जा रहे थे। वो इस कमरे में कैद हो चुका था। आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की। सुबह होते ही सफाई कर्मचारी आएगा, मुझे बस कुछ घंटे काटने हैं। लेकिन अब वो गंध बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। समय काटने के लिए और अपने दिमाग को डर से भटकाने के लिए उसने आसपास देखना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के बीच रखी एक पुरानी मेज पर पड़ी। उस पर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। ये कोई प्रकाशित किताब नहीं थी, बल्कि एक रजिस्टर या डायरी जैसी लग रही थी। जिज्ञासावश आरव ने उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कहीं कहीं फीकी हो गई थी। ये लाइब्रेरी का पुराना विजिटर ब्लॉग था। तारीखें 1950 के दशक की थी। वो पन्ने पलटते गया। अचानक एक तारीख पर उसकी नज़र रुकी। 12 दिसंबर 1952, आज की ही तारीख। उस पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। यहाँ नाम नहीं थे, ये एक रिपोर्ट थी। आज शाम 5 बजे लाइब्रेरी के बेसमेंट में मरम्मत के दौरान एक दीवार ढह गई। मजदूरों को दीवार के पीछे एक छोटा गुप्त कमरा मिला। अंदर कुछ बेहद विचलित करने वाली चीज़ें मिली। आरव ने अगला पन्ना पलटा। लिखावट अब कांपती हुई लग रही थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वो कहते हैं 1920 के दशक में यहाँ एक लाइब्रेरियन काम करता था, मिस्टर विल्सन। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए बुलाता था। फिर एक दिन वो गायब हो गया। लोगों ने सोचा वो वापस इंग्लैंड चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं गया था। वो यहीं था, और वो बच्चे भी जो कभी घर नहीं लौटे। आरव के हाथ से पसीना छूटने लगा। उसने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। पुलिस ने मामले को दबा दिया। लाइब्रेरी को बंद नहीं किया गया, सिर्फ बेसमेंट को सील कर दिया गया। लेकिन तब से तीसरी मंजिल पर अजीब घटनाएं हो रही है। किताबें अपने आप गिरती है, बच्चों को रोने की आवाज़ें आती है, और विल्सन, कई बार रात की शिफ्ट में गार्ड ने उसे देखा है। वो अभी भी अपनी अधूरी कहानियाँ सुनाने के लिए श्रोताओं को ढूंढ रहा है। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसे चक्कर आ रहा था। वो जिस जगह खड़ा था वो वहीं तीसरी मंजिल थी, और आज वही तारीख थी, 12 दिसंबर। तभी कमरे के कोने से एक आवाज़ आई।
किसी के हंसने की आवाज़, एक बच्चे की हंसी। आरव ने झटके से टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कमरे के सबसे दूर वाले कोने में, जहां परछाइयां सबसे गहरी थी, एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी रखी थी। कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा झूला झूल रहा हो। कौन है? आरव ने आवाज़ अब सिर्फ एक कांपती फुसफुसाहट में दी। कुर्सी का हिलना रुक गया। अंधेरे कोने में एक छोटी सी गेंद लुढ़कती हुई आरव के पैरों के पास आई। ये एक पुरानी रबर की गेंद थी जिस पर धूल जमी हुई थी। आरव पीछे हटा। उसकी पीठ एक अलमारी से जा टकराई। तभी उसके कान के ठीक पास, बिल्कुल सटकर, किसी ने भारी ठंडी सांस छोड़ी। उसने अपनी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते महसूस हुए। एक भारी मर्दाना आवाज़ ने उसके कान में फुसफुसाया, कहानी सुनोगे? आरव चीखते हुए आगे की तरफ भागा। वो पागलों की तरह बंद दरवाजे को पीटने लगा। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर सन्नाटा था और अंदर माहौल बदल रहा था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। आरव ने उसे ठोक ठोक कर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बुझने लगी थी। बैटरी खत्म हो रही थी। अंधेरे में उसे कमरे के चारों ओर हलचल महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयाँ दीवारों से अलग हो रही हैं। उसे बच्चों की रोने की, सिसकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें घर जाना है, बहुत अंधेरा है, मिस्टर विल्सन हमें जाने नहीं देते। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिया। ये सच नहीं है, ये मेरा वहम है, वो मंत्र की तरह दोहराने लगा। अचानक लाइब्रेरी की बिजली आ गई। ट्यूबलाइट्स फड़फड़ाते ही जली। आरव ने राहत की सांस ली। रोशनी से सब ठीक हो जाएगा। उसने आंखें खोली। कमरा अब खाली था। अलमारियों के ऊपर, कुर्सियों पर, फर्श पर, हर जगह वे थे। बच्चे, कम से कम 10-12 बच्चे। उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे, फटे हुए फ्रॉक, निक्कर, सस्पेंडर्स, लेकिन उनके चेहरे नीले पड़े हुए थे। आंखें गड्ढों की तरह गहरी काली थी। वे सब आरव को घूर रहे थे, बिल्कुल शांत। और कमरे के बीचों बीच उस डायरी वाली मेज के पास एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने एक पुराना सूट पहना था। उसका चेहरा पीला था और गले में एक रस्सी का फंदा कसा हुआ था, जिसका सिरा छत के हुक से जुड़ा था। लेकिन वो हवा में लटक नहीं रहा था, बल्कि ज़मीन पर खड़ा था। उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। वो मिस्टर विल्सन था। मिस्टर विल्सन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी टूटी हुई गर्दन से कड़क की आवाज़ आई। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी थी। उसने अपने होठों पर एक लंबी पीली उंगली रखी। उसने अपनी उंगली से एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया, जो ठीक उसके सामने रखी थी। बैठो आरव। उसकी आवाज़ आरव के दिमाग के अंदर गूंजी, कानों से नहीं। कहानी अभी बाकी है। आरव का शरीर लकवा मार गया था। वो ना तो हिल सकता था, ना चीख सकता था। बस देख रहा था कि विल्सन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। विल्सन के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच तक ऊपर तैर रहे थे। जैसे जैसे विल्सन करीब आ रहा था, आरव को महसूस हुआ कि उसकी अपनी जीवन शक्ति खिंचती जा रही है। ठंडक उसकी हड्डियों में घुस गई। विल्सन का चेहरा अब आरव के चेहरे से सिर्फ इंच भर दूर था। सड़न की बदबू असहनीय थी। विल्सन मुस्कुराया। उसका मुंह ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा खुल गया, जिसमें दांत नहीं थे, बल्कि अंधकार था। अंत में विल्सन ने कहा, और तभी लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक साथ फट गई। खूब अंधेरा। अंधेरे में सिर्फ आरव की चीख गूंजी, जो पल भर में ही खामोश हो गई। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी ने मिस्टर डिसूजा ने लाइब्रेरी खोली, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। डिसूजा साहब तीसरे मंजिल पर गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि शायद आरव कल रात तक रुका था या नहीं, उन्हें चेक करना था। रेयर बुक सेक्शन का ताला बंद था। सब कुछ अपनी जगह पर था। शायद वो चला गया होगा, डिसूजा ने सोचा। तभी उसकी नज़र एक मेज पर पड़ी। वहाँ एक किताब खुली रखी थी। ये लाइब्रेरी का 1952 का विजिटर लॉग नहीं था, बल्कि कल की सिविल सर्विस की तैयारी वाली इतिहास की किताब थी। किताब के पन्ने पर लाल स्याही से कुछ ताज़ा लिखा गया था। लिखावट आरव की नहीं थी,
वो बहुत पुरानी शैली की सुलेख जैसी लिखावट थी।